ओके, तो अभी हम थोड़ा सा यूनिट्स को और एनालाइज करेंगे, उसके बाद हम डायमेंशनल एनालिसिस पे पहुंचेंगे। देखिए, अब आता है टॉपिक कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, ठीक है, चेंज ऑफ यूनिट भी कह सकते हैं हम, चेंज ऑफ यूनिट। मीनिंग क्या है? देखिए, किसी भी यूनिट को, ठीक है ना, कोई भी यूनिट, तो यूनिट इन ए सिस्टम, अगर इसको मुझे चेंज करना है यूनिट इन बी सिस्टम, मान लीजिए एसआई सिस्टम है या ये एमकेआई सिस्टम है, कोई भी सिस्टम है, वो आपकी मर्जी है। मान लो आपके गांव का सिस्टम है, कुछ भी, आपने कुछ भी नाम दे दिया, हाथ, 1 मीटर इज इक्वल टू कितने हाथ, कितने हैंड्स, इसको आप बोल रहे हो पाम, 1 मीटर इज इक्वल टू कितने पाम, दैट इज योर विलेज सिस्टम, और या आपके नाम से कोई भी सिस्टम जनरेट हो सकता है। तो किसी एक सिस्टम की यूनिट को दूसरे सिस्टम की यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए वी नीड अ कन्वर्जन फैक्टर। वी नीड अ कन्वर्जन फैक्टर विच इज अ रेशियो ऑफ यूनिट। अब ये कन्वर्जन फैक्टर क्या होता है? इट इज अ रेशियो ऑफ यूनिट्स एंड इक्वल टू यूनिटी। जो कन्वर्जन फैक्टर होता है वो यूनिट्स का रेशियो होता है, और जब यूनिट का रेशियो होगा, ठीक है, तो डेफिनेटली एक नंबर होगा और उसकी वैल्यू कितनी होगी? 1। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक कन्वर्जन फैक्टर है 60 सेकेंड डिवाइडेड बाई 1 मिनट। 60 सेकेंड डिवाइडेड बाई 1 मिनट, 60 सेकेंड और 1 मिनट दोनों बराबर है, इसलिए ये चीज होगी 1। तो दिस इज अ कन्वर्जन फैक्टर जिसकी बात हो रही है, और जो किसके बराबर है? 1 के। अब ये कन्वर्जन फैक्टर हर चेंज के लिए होता है, ठीक है ना। यहां पे मान लीजिए मुझसे क्वेश्चन पूछा गया है 2 मिनट्स इज इक्वल टू कितने सेकेंड, ये स्पेस है, यहां पे मुझे कुछ फिल करना है, ठीक है ना, दिस इज ब्लैंक स्पेस, कितने सेकेंड, तो यहां पे मुझे मिनट को किस में कन्वर्ट करना है? सेकेंड में। तो मैं क्या करूंगा? ये वाला कन्वर्जन फैक्टर यूज करूंगा। तो 2 मिनट मल्टीप्लाई बाई 1, यानी कि 2 मिनट मल्टीप्लाई बाई दिस कन्वर्जन फैक्टर, 60 सेकेंड डिवाइडेड बाई 1 मिनट। अब इस मिनट से ये मिनट कट गई और इस 1 से ये 2 कट के 2 आ गया, तो कितना आ गया? 120 सेकेंड्स आपके सामने है, ठीक है। अब ये चीज आप कहीं भी किसी भी यूनिट के साथ कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो, हर एक का अपना कन्वर्जन फैक्टर है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन, ठीक है ना, ये एक इक्वेशन है। कन्वर्जन फैक्टर का मीनिंग क्या हुआ? 1 न्यूटन डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 5 डाइन इज इक्वल टू 1। तो ये अपने आप में एक कन्वर्जन फैक्टर है। इसी तरीके से हर यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए कन्वर्जन फैक्टर है, होता है, एग्जिस्ट करता है, और वो कन्वर्जन फैक्टर आपको याद रखना है, ठीक है। वो कन्वर्जन फैक्टर की लिस्ट आपको बुक में जैसे जैसे चैप्टर चलते जाएंगे, उन कन्वर्जन फैक्टर को आपको खुद से डिराइव करके याद रखना है, ठीक है ना। टाइम टू टाइम हम उसको एक्सप्लेन करते रहेंगे, कितना होगा, तो उन चीजों को याद रखना है। बस आपको जरूरत क्या है? एक कन्वर्जन फैक्टर की, किसी एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए। क्लियर? चलिए, अब
applications of dimensional analysis. डायमेंशनल एनालिसिस के क्या क्या एप्लीकेशन हो सकते हैं, ठीक है, यानी कि आपका डायमेंशनल एनालिसिस किस किस काम आता है। सबसे पहला उसका जो यूज है दैट इज टू फाइंड यूनिट ऑफ अ गिवन फिजिकल क्वांटिटी इन अ गिवन सिस्टम ऑफ यूनिट्स। टू फाइंड यूनिट ऑफ अ physical quantity in a given system। देखिए, डायमेंशनल एनालिसिस का क्या फायदा है, आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट फाइंड आउट कर सकते हो गिवन सिस्टम में, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए फोर्स है, ठीक है ना। फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है ना। अब मास की डायमेंशन क्या होगी, m, और इसको कैसे डिनोट करेंगे, ऐसे, ठीक है ना। और एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या होगी, LT-2, ठीक है ना। अब आप सोच रहे होंगे ये डायमेंशन मुझे कहां से पता चली, मैंने तो अभी कुछ किया भी नहीं, डायमेंशन कैसे पता चली, ठीक है ना। तो अभी थोड़ा सा मैं आपको डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने की थोड़ी सी प्रोसीजर बताता हूं। डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला किसी भी चीज का कैसे निकलता है, जैसे मान लो स्पीड है, स्पीड होता है लेंथ अपॉन टाइम। तो जितनी भी फंडामेंटल क्वांटिटीज है हर एक को एक डायमेंशनल सिंबल दिया हुआ है, लेंथ को क्या दिया हुआ, L, तो उस L को ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना होता है U, टाइम को लिखना होता है नीचे, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला होगा LT-1। अब T नीचे है, जब इसको ऊपर ले जाएंगे इस पे -1 लग जाएगा, ये LT-1 हो गया। जैसे फोर्स है, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का तो हो गया m, इसमें मल्टीप्लाई होगी किसकी, एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी डिवाइडेड टाइम बाय टाइम, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर क्या होता है, लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम का स्क्वायर, ये हो गया। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, m इंटू ये क्या होगा, LT-2। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा MLT-2। इस तरीके से आप फोर्स का भी डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हो। किसी भी चीज का डायमेंशनल फॉर्मूला इसकी हेल्प से आपको मिल सकता है। अब यहां पे इसका क्या होगा, ये MLT-2, ये मुझे पता है, तो इससे इसकी यूनिट निकल सकती है kg। मान लो मेरे को SI सिस्टम में निकालनी है, यूनिट ऑफ डायमेंशन फॉर्मूला ये है, तो मास का क्या होगा kg, ये मीटर होगा, T-2 यानी कि सेकंड का स्क्वायर। आप चाहो तो CGS में भी निकाल सकते हो। मान लो CGS में निकालना है, तो CGS में क्या होगा, मास का क्या है ग्राम, लेंथ का क्या है सेंटीमीटर, टाइम का वही होता है सेकंड का स्क्वायर। ये CGS में निकल गया। इसी को देख के आप FPS में भी निकाल सकते हो। किसी भी सिस्टम में आप डायमेंशनल फॉर्मूला को देख के यूनिट निकाल सकते हो। यानी कि अगर हमें किसी चीज का डायमेंशनल फॉर्मूला पता है, दैट मीन्स उसकी यूनिट भी हमको किसी भी सिस्टम में पता रहती है। इसको नोट करिए अच्छे से, फिर हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अभी आपको इस एप्लीकेशन से पता चल गया होगा कि हमें पहले डायमेंशन फॉर्मूला निकालने में भी एक्सपर्ट होना है, ठीक है। तो आपको हर चीज का डायमेंशनल फॉर्मूला आना चाहिए। 90% फॉर्मूलेज ऐसा है वो आपको याद रखने हैं,
और 10% फॉर्मूला ऐसे हैं उनको आप याद नहीं रख सकते, आप भूल ही जाओगे, इसलिए उनको फाइंड आउट करना आना चाहिए। उनका बेसिक फार्मूला आपको याद होना चाहिए, जिनमें से कुछ फार्मूले ऐसे हैं जिनको मैं एक एक करके यहां पे एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, आपको बता भी दूंगा। मान लीजिए मुझे फाइंड आउट करना है पावर का डायमेंशन, पावर का डायमेंशनल फार्मूला मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो मुझे इसका बेसिक फार्मूला याद होना चाहिए। इसका बेसिक फार्मूला वर्क अपॉन टाइम। वर्क क्या होता है? वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, कुछ भी कह सकते हो। फोर्स इनटू सम लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। अब या तो मुझे फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला पता हो, जैसा कि मुझे मान लो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला पता है mLT-2, ये हो गया। इसी तरीके से लेंथ का हो गया L और टाइम का हो गया T, तो ये कितना हो गया mL²T-3, ये पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया, ठीक है ना। आप किसी भी चीज का डायमेंशनल फॉर्मूला इसी तरीके से निकाल सकते हैं। कुछ छोटे छोटे डायमेंशनल फॉर्मूले ऐसे हैं जो आपको याद रखने हैं, जैसे स्पीड हुआ, एक्सेलरेशन हुआ, फॉर एग्जाम्पल मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? P = m/v। m का क्या होता है? m का डायमेंशनल फॉर्मूला m ही होता है, v का होता है LT-1, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा mLT-1, सब कैपिटल में होगा, ठीक है, क्लियर। अब मान लीजिए एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी जिसको ओमेगा बोलते हैं, ओमेगा का फॉर्मूला होता है डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, यानी कि रेडियन पर सेकेंड, ये होता है। अब रेडियन का डायमेंशन फॉर्मूला कुछ होता ही नहीं है, डिवाइडेड बाई टाइम, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? टी। अब जो चीज रेशियो होते हैं, रेडियन क्या है? रेडियन तो एक रेशियो है, तो जो रेशियो होता है उसकी जगह हम 1 लिख देते हैं, तो ये T-1 हो गया डायमेंशन फॉर्मूला। तो किसी एंगल का डायमेंशन फॉर्मूला समझ लीजिए 1 होता है, कुछ होता ही नहीं है। पर जीरो नहीं मानेंगे, क्योंकि जीरो को किसी चीज से डिवाइड करोगे तो एक्चुअल में ये डिवीजन भी नहीं है, इट्स ए सिंबल। 1/t को आप T-1 रख सकते हो, ठीक है, दिस इज सिंबॉलिक फॉर्म। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? एक टाइप से सिंबल होता है, कोई कैलकुलेशन के बाद नहीं निकलता ये, ठीक है। इसको अच्छे से नोट करिए, आगे बढ़ते हैं फिर हम। ओके, तो इस तरीके से हम डायमेंशन फॉर्मूला हर चीज का निकाल सकते हैं, किसी भी चीज। मान लो सरफेस टेंशन है कोई चीज, सरफेस टेंशन को मान लो ऐसे डिनोट किया जाता है। सरफेस टेंशन का बेसिक फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन लेंथ। आप एक चीज और सोचिए, ये जो कुछ क्वांटिटीज मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं या कि ये जरूरी नहीं है ये आपको पता हो, ये तो हम फिजिक्स में चैप्टर वाइज आगे बढ़ते जाएंगे और इन यूनिट्स का इंट्रोडक्शन आपसे होता रहेगा। हर चैप्टर में नई यूनिट्स आएंगी, नए फॉर्मूले आएंगे, तो हर एक में आपको डायमेंशन निकालने का मौका मिलेगा। इसलिए ये चीज अगर आपको नहीं पता है तो इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात है नहीं। इसीलिए डायमेंशनल फॉर्मूला वाला चैप्टर कभी कभी स्टार्टिंग में नहीं पढ़ाते हैं लोग बाग, चैप्टर के साथ साथ थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन देते रहते हैं। तो मेरा पर्पज यहां पे ये है कि आपको एक बार डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना आ जाए, फिर तो जिस चैप्टर में जो फॉर्मूला आएगा उसकी डायमेंशन उसी जगह बताई जाएगी। फोर्स अपॉन लेंथ यानी कि mLT-2 और डिवाइडेड बाई L यानी कि MT-2, ये सरफेस टेंशन की डायमेंशन हो गई। फॉर एग्जाम्पल चार्ज होता है Q। Q एक सिंगल फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी यूनिट होती है कूलाम, ठीक है ना। पर इसके लिए कोई सिंबल एग्जिस्ट नहीं करता,
पर मुझे पता है चेंज इन चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम इज इक्वल टू होता है करंट। ठीक है ना, दिस इज करंट। ठीक है, तो यहां से मेरे पास फॉर्मूला निकल के आ जाता है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू आई इंटू डेल्टा टी। यहां से पता चलता है कि जो चार्ज है उसकी डायमेंशन क्या होनी है, जो करंट की डायमेंशन होनी है। करंट की डायमेंशन थी ए और इसकी डायमेंशन थी टी। तो ये चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। ठीक, जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला था वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन की डायमेंशन क्या होती है, ML2T-2 ये होती है, और चार्ज की क्या हो गई, A इंटू टी। तो इस वाले T को ऊपर ले जाएंगे तो T-3 हो जाएगा। यहां पे L का स्क्वायर ही रहेगा, M एज इट इज रहेगा, और A की पावर -1 हो जाएगी। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं, इसको V से डिनोट करते हैं। इसकी डायमेंशन ये हो जाएगी। ऐसे ही हर चीज की डायमेंशन है। ठीक है ना, हर चीज की डायमेंशन होगी। आप किसी भी चीज का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हो। ठीक है, कुछ डायमेंशन फॉर्मूलाज ऐसे हैं जो आपको टाइम आने पे बताए जाएंगे, क्योंकि उनके बारे में अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो आपको जब फॉर्मूला नहीं पता, क्वांटिटी नहीं पता, तो डायमेंशनल फॉर्मूला अगर मैं बता भी दूंगा आपको तो याद नहीं रहेगा, क्योंकि चीजें वही याद रह पाती हैं जिनके बारे में हमें थोड़ी बहुत नॉलेज होती है। चलिए, अब डायमेंशनल एनालिसिस का एक और एप्लीकेशन है। नेक्स्ट एप्लीकेशन, क्या है ये, टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस, ऑफ एनी फॉर्मूला। डायमेंशनल करेक्टनेस का मतलब है कि डायमेंशन वाइज ये करेक्ट है या नहीं, या ये फॉर्मूला हो सकता है या नहीं। ठीक है, कोई कांस्टेंट टर्म हम चेक नहीं कर सकते, बाकी सारी की सारी टर्म हम चेक कर सकते हैं। देखिए, अगर कोई भी एक्सप्रेशन है तो लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशन शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड डायमेंशन फॉर अ करेक्ट फॉर्मूला। ठीक है, ये चीज होती है। लेफ्ट हैंड साइड की जो डायमेंशन है वो राइट हैंड साइड की डायमेंशन के बराबर होनी चाहिए दुनिया के हर फॉर्मूले के लिए। ठीक है, कोई भी रिलेशन, फॉर एनी रिलेशन। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई पेंडुलम है, एग्जाम्पल फॉर अ पेंडुलम, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई √L/G, ये है। तो अगर ये फॉर्मूला सही है तो डेफिनेटली राइट हैंड साइड की डायमेंशन और लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन सेम होंगी। तो राइट हैंड साइड की डायमेंशन यहां पे क्या हुई, टाइम पीरियड। राइट हैंड साइड ये हो, राइट हैंड साइड की डायमेंशन देखते हैं क्या हुई, लेफ्ट हैंड साइड की तो मुझे पता है, राइट हैंड साइड की डायमेंशन ये निकालनी है, तो इसकी डायमेंशन तो कुछ होती नहीं है, 1 होती है। इसकी डायमेंशन क्या होगी, L की तो L ही होगी, G की होगी LT-2 और इन सब की पावर 1/2। ठीक है, तो ये क्या हो गया, T की देखिए L से L कट गया, T की -1 आ गई पावर। ठीक है, T की -1 और 1/T की -1 यानी कि T आ गई। तो ये अपने आप ही देखिए किसके बराबर आ गई, लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशन के बराबर आ गई। दैट मीन दिस फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। क्योंकि जो ये वाली चीज है टाइम पीरियड तो टाइम ही होगा ना, तो इसकी डायमेंशन क्या होगी, टाइम। तो इधर की डायमेंशन और इधर की डायमेंशन दोनों बिल्कुल सेम है, इसलिए ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है। ठीक, इसको अच्छे से नोट करिए, फिर हम और आगे बढ़ते हैं।
ओके, चलिए इसका जो ये वाला एप्लीकेशन है, नेक्स्ट वाला इसका मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूं। देखिए चेक कैसे करते हैं। किसी ने कहा है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2L √F/μ। चेक करना है कि ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है। F क्या है यहां पे? फोर्स। म्यू क्या है? मास पर यूनिट लेंथ। L क्या है यहां पे? लेंथ। और F क्या है यहां पे? फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना? F क्या है यहां पे? फ्रीक्वेंसी। मुझे चेक करना है कि ये फॉर्मूला सही है या नहीं। ठीक, तो मेरे पास क्या टूल है? लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशन शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड डायमेंशन के। ठीक है, चलो बताइए लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशन क्या है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी होती है 1 टाइम। तो फ्रीक्वेंसी की जो डायमेंशन होगी T-1। ठीक है, तो यहां पे डायमेंशन होगी T-1। अगर लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन T-1 है तो राइट हैंड साइड की भी कितनी आनी चाहिए? T-1। चलिए देखते हैं। तो अब हम लग जाते हैं राइट हैंड साइड की डायमेंशन को फाइंड आउट करने में। तो फॉर्मूला क्या है? 1/2L √F/μ। तो 1 लेंथ और फोर्स ओवर मास पर यूनिट लेंथ की पावर 1/2 ये है। तो 1 लेंथ यानी कि 1/L ब्रैकेट में फोर्स की क्या होगी? MLT-2 डिवाइडेड बाई मास पर यूनिट लेंथ M/L। ये वाला L ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और इसकी पावर कितनी है? 1/2। तो 1/L इंटू M, ये L ऊपर चला जाएगा, L का स्क्वायर T-2, और इस वाले M से ये वाला M कैंसिल हो जाएगा और रेज टू द पावर 1/2। तो ये M यहां पे आएगा ही नहीं, M से तो M कैंसिल हो गया। आप देखिए ये क्या हो गया? 1/L और ये L की पावर 1 और T-1 ये आ गई। तो इस वाले L से वाला L कैंसिल, आंसर आ गया T-1। डायमेंशनली करेक्ट फॉर्मूला है ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है। अगर ये डायमेंशनली करेक्ट नहीं होता तो ये वाली लिमिट यहां पे लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी डायमेंशन लिमिट नहीं, लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशन के बराबर आ जाती। अगर ये इनकरेक्ट होता तो ये वाली चीज एग्जैक्टली वो चीज नहीं आती। ओके, इसका नेक्स्ट एप्लीकेशन देखिए। टू डिराइव अ फिजिकल रिलेशन between डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। मान लीजिए हमें बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी दे रखी है, तो वो एक दूसरे से किस तरीके से रिलेट होंगी या हो सकती हैं वो इससे पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमको बोला है फाइंड रिलेशन बिटवीन मास, एनर्जी एंड स्पीड क्या रिलेशन हो सकता है? अब एनर्जी, मास और स्पीड, और उसने ये भी बोला है कि जो यहां पे एनर्जी है वो इस तरफ होनी चाहिए और वो मास एंड स्पीड
से क्या रिलेशन रखेगी, मतलब एनर्जी शुड बी ए फंक्शन ऑफ मास एंड स्पीड। देखिए कोई रिलेशन क्या होता है, कोई क्वांटिटी राइट हैंड साइड में होनी चाहिए और बची हुई क्वांटिटी लेफ्ट हैंड साइड में होनी चाहिए। तो यहां पे एनर्जी को बोला है एज अ फंक्शन ऑफ मास एंड स्पीड, क्या रिलेशन होना चाहिए। चलिए इस चीज को हम कर सकते हैं डायमेंशनल एनालिसिस से। तरीका क्या होता है, इधर की डायमेंशन लिख लो mL2T-2, ये एनर्जी की डायमेंशन हो गई। इधर मास आना है और स्पीड आनी है, ठीक है ना। मान लो मास की पावर A आएगी और स्पीड की पावर B आएगी, रिलेशन में तो यही होता है। अब इनकी डायमेंशन लिख लो, ठीक है। तो ये हो गया MA, L की डायमेंशन B, T की डायमेंशन -B, और ये क्या है ML2T-2, ये हो गया। आप यहीं से देखो, इसी रिलेशन से A की वैल्यू 1 आ गई, B की वैल्यू 2 आ गई, सामने है। L की पावर 2 है तो यहां पे B है, T -B है तो यहां -2 है, ये आ गया। यहां से क्या पता चला, फिर ये रिलेशन क्या देगा आपको, ये रिलेशन देगा E इज इक्वल टू मास की पावर A और स्पीड की पावर B। तो ये E इज इक्वल टू m/v², ठीक है ना। अब अगर यहां से ये स्पीड लाइट की है, अगर वो बोलता है कि लाइट की स्पीड में और इन सब में रिलेशन बताइए, तो E इज इक्वल टू m/c² भी आप लिख सकते थे। C इज ऑल्सो स्पीड। आप चाहे कोई फॉर्मूला देख लीजिए, मैक्सिमम फॉर्मूले में वेलोसिटी का स्क्वायर ही रहेगा एनर्जी के दूसरी साइड, जैसे 12mv², ये होता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। इससे हमें पता चलता है कि ये जो डायमेंशनल फॉर्मूला है ये सब बता देता है, बट कांस्टेंट टर्म को ये नहीं बता पाता, कांस्टेंट टर्म का कुछ पता नहीं होता। तो इसलिए बेटर होता है जो भी रिलेशन निकल के आया है उसमें हम किसी कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करें इंटू mv², इस तरीके से हम बताएं सेफ्टी के लिए। C इज सम काइंड ऑफ कांस्टेंट। C क्या होता है, कोई कांस्टेंट मान लेते हैं, 1 भी हो सकता है, जैसे काइनेटिक एनर्जी के केस में 1/2 होता है, ठीक है। तो बहुत सारी जगह ऐसी हैं कि जो भी फॉर्मूला आप डिराइव करते हो, ठीक है ना, उसमें एक कांस्टेंट अपनी मर्जी से आप लगा दीजिए सेफ्टी के लिए। क्लियर, इसको अच्छे से नोट करिए, फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। ओके, एक एग्जांपल और देखिए, देखिए हमें यहां पे भी एक नया फॉर्मूला डिराइव करना है। डेफिनेटली हम कांस्टेंट टर्म नहीं बता पाएंगे कितनी है, पर डायमेंशनली फॉर्मूला बता सकते हैं कि ये सही है या गलत है। कांस्टेंट टर्म को हम कांस्टेंट कुछ मान लेंगे, एक्सपेरिमेंट्स करके उसकी वैल्यू भी निकाली जा सकती है। क्या है, देखिए इसने क्या बोला है, स्टोक्स फॉर्मूला सेज दैट फोर्स ड्यू टू विस्कोसिटी, यानी कि फोर्स F ड्यू टू विस्कोसिटी acting on a sphere of radius r moving in viscous liquid, यानी कि एक लिक्विड रखा हुआ है, अगर उसमें हम एक कोई मेटेलिक स्फीयर ड्रॉप कर दें तो स्फीयर नीचे जाता है, तो उस स्फीयर पे वाटर की वजह से जो ड्रैग फोर्स ऊपर की तरफ या जो रेजिस्टेंस फोर्स लगता है, ठीक है ना, उसकी बात की है कि वो फोर्स विस्कोसिटी, रेडियस एंड स्पीड पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। लिक्विड डिपेंड्स ऑन विस्कोसिटी, दिस इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, रेडियस एंड स्पीड ऑफ बॉल और स्फीयर। फाइंड द रिलेशन डायमेंशनली। इन सब का क्या रिलेशन होगा डायमेंशनली। F डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन विस्कोसिटी, रेडियस एंड स्फीयर, तो क्या फॉर्मूला होना चाहिए। चलिए F को एक तरफ रखते हैं, इज इक्वल टू इसकी पावर A, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, रेडियस की पावर B और स्पीड की पावर C रख देते हैं, और यहां पे कांस्टेंट टर्म बाद में हम ऐड कर देंगे।
तो अब सबकी डायमेंशन लिख लीजिए। एफ की डायमेंशन क्या होगी? एम एल टी माइनस 2 इज इक्वल टू, अब कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसकी डायमेंशन मुझे पता होनी चाहिए। पता कहां से होगी? जब मैं सरफेस टेंशन वाला चैप्टर पढ़ूंगा, विस्कोसिटी पढ़ूंगा, विस्कोसिटी पढ़ने के बाद उसका यूनिट पता चलेगी मुझे, उस यूनिट को लेके मैं डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड आउट करूंगा, तब मुझे इसका डायमेंशन फॉर्मूला पता चलेगा। तो फिलहाल हमारे पास क्या सॉल्यूशन है, हमें याद रखना पड़ेगा। तो विस्कोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला होता है एम एल माइनस 1 टी माइनस 1। ठीक है, तो इसकी पावर क्या लिखूं? ए। ठीक है, अब रेडियस, रेडियस इज लेंथ, लेंथ की पावर बी। ठीक है ना, वेलोसिटी इज या स्पीड इज एल टी माइनस 1, इसकी पावर सी रख देते हैं। तो यहां पे आप देखिए m की पावर तो यहां पे a आ जाती है और l की पावर क्या आती है? माइनस a। देखो माइनस 1 है, a की मल्टीप्लाई होगी माइनस a, यहां पे l की पावर b है तो प्लस का b, यहां पे l की पावर c है तो प्लस c। t की डायमेंशन क्या बनेगी? t की डायमेंशन माइनस 1 तो यहां से बन रही है और माइनस c यहां से बन रही है, माइनस a और माइनस c, ये हो गया t की पावर। ठीक, अब इनको कंपेयर कर दीजिए। तो a की वैल्यू तो यहां पे ऑटोमेटिकली 1 आ गई, बिना कुछ किए सॉल्व हो गया। a प्लस c, क्योंकि t की पावर कितनी है? माइनस a माइनस c, तो यहां पे a प्लस c की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस 2। माइनस a प्लस c की तो ये वैल्यू आ गई 2, तो यहां से मुझे पता चल गया c की वैल्यू भी यहां पे 1 है। ठीक है, अब माइनस a प्लस b प्लस c, यहां पे माइनस a प्लस b और प्लस c, इसकी वैल्यू 1 आ रही है और a और c दोनों की वैल्यू 1 है, a और c से कट गया तो यहां से b की वैल्यू भी 1 आ गई, तो b की वैल्यू भी 1, c की वैल्यू 1, a की वैल्यू भी 1। तो ये वाला जो फॉर्मूला बनता है, ये बनता है फोर्स इज इक्वल टू सम कांस्टेंट c इंटू ईटा आर वी। ठीक है, यही सही आंसर भी है। इस तरीके से हम बहुत सारे फॉर्मूले डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, एक छोटा सा हिंट और दे देता हूं मैं आपको डायमेंशन की हेल्प से फॉर्मूला फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, देखिए क्या होगा, टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड ग्रेविटी। ठीक है, तो इधर की डायमेंशन क्या है? t, लेंथ एंड g, लेंथ की पावर a और g इज एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इसकी पावर b। तो यहां पे l की पावर a हो गया और यहां पे l t माइनस 2 की पावर b हो गया। तो यहां पे l की पावर कितना हो गया? a प्लस b और t की पावर माइनस 2b इज इक्वल टू t की पावर 1। t की पावर 1 को हम l की पावर 0 भी तो लिख सकते हैं। यहां पे देखिए l की पावर 0 लिखेंगे तो a प्लस b की वैल्यू तो 0 आ जाएगी और माइनस 2b की वैल्यू आ जाएगी 1, तो यहां से b की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1/2। तो अगर ये वाली वैल्यू अब हम इसमें पुट करेंगे, इस वाली इक्वेशन में, तो यहां से a की वैल्यू आ जाएगी माइनस प्लस 1/2, ये दो चीजें आ जाएंगी। अब आप ये देखो, अगर ये चीज इस फॉर्मूले में डाली जाए यहां पे इन दोनों से, तो l की पावर 1/2 इंटू टी की पावर माइनस 1/2 ये हो गया, यानी कि l अपॉन b की पावर t, एक्सेलरेशन है ना ये एक्सेलरेशन, तो a और ये अंडर रूट ये आ गया, यानी कि अंडर रूट l अपॉन g बन गया। यानी कि जो टाइम है, टाइम पीरियड है, दैट इज अंडर रूट l अपॉन g, और यहां पे हम कोई कांस्टेंट लगा देते हैं c इज सम काइंड ऑफ कांस्टेंट। इस तरीके से एक फॉर्मूला और डिराइव कर सकते हैं। क्लियर? इस तरीके से आप डायमेंशन एनालिसिस की हेल्प से कोई फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो। नोट करिए इसको अच्छे से।